हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलयूटी। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन 25 एमसीक्यूज रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि हम हर रोज 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि टॉपिक वाइज रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके वो पोर्टल पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है। सो यहाँ पे ये सारे एमसीक्यू तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर ही दूंगी। ठीक है, कि हर एक एमसीक्यू बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे। इससे आपका मतलब इससे रिलेटेड अगर आपको क्रॉस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है उससे कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको क्लियर करना है ये सारे कॉन्सेप्ट, तो आपको हमारा एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड करके वहां से आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। तो देर किस बात की, आप जाके हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां से जाके आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहां से आपको डिटेल नोट्स विद डिटेल डिस्कशन, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके साथ साथ आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट इज अ डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सैंपल इज कॉल्ड अ ऑप्शन ए सैंपल, ऑप्शन बी पैरामीटर, ऑप्शन सी यूनिवर्स, ऑप्शन डी स्टैटिस्टिक्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सैंपल को क्या कहते हैं। सो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल बी स्टैटिस्टिक्स। यानी स्टैटिस्टिक्स सैंपल के डिस्क्रिप्टिव मेजर्स को रेफर करता है जब हम किसी सैंपल के डेटा को समराइज करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड एक्सेट्रा, तो हम स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेजर पूछा है तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ही आएगा। सैंपल जो है पूरे पॉपुलेशन का एक सबसेट होता है। पैरामीटर जो है ये पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्टिव मेजर होता है, सैंपल का नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो पूछा है वो सैंपल का पूछा है। ठीक है, और जो पैरामीटर है वो पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्टिव मेजर, याद रखना। देन यूनिवर्स, ये पॉपुलेशन का पूरा सेट होता है जिसमें इंटरेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, which among the following is not a continuous variable? इसमें से कौन सा कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है? ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास, ऑप्शन सी एज, ऑप्शन डी हाइट। ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ना वो ऑप्शन बी, क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी पर्टिकुलर क्लास के एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल है और एग्जैक्ट नंबर्स में आता है, जैसे 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, और वेट, एज और हाइट जो होते हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नॉट अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास आएगा। और जो वेट, हाइट, वेट, एज और हाइट जो होते हैं उनके जो है ये सारे इनफिनाइट पॉसिबल वैल्यूज के होते हैं। ठीक है, विद इन अ रेंज होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन टेबुलेशन स्टब्स इज नोन एज, टेबुलेशन में स्टब्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉलम हेडिंग्स, ऑप्शन बी सोर्स ऑफ डेटा इन टेबल, ऑप्शन सी रो हेडिंग्स, ऑप्शन डी यूनिट ऑफ डेटा इन द टेबल। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी रो हेडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि स्टब्स टेबुलेशन में रो हेडिंग्स को रेफर करता है। जो रो की हेडिंग्स होती है ना उसको स्टब्स कहते हैं। ये रोज के शुरू में होते हैं और वेरिएबल्स या कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। जो कॉलम हेडिंग्स होते हैं वो कॉलम्स के शुरू में होते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ डेटा जो है वो टेबल में कहीं भी हो सकता है, पर सब स्पेसिफिकली रो हेडिंग्स होते हैं, याद रखना। यूनिट ऑफ डेटा जो है वो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स होते हैं टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी रहेगा। Then question number 4, cumulative frequency is the option A proportion of the total frequency, option B running total of frequencies, option D none of the above, option C, sorry यहाँ पे ऊपर नीचे है क्वेश्चन, ऑप्शन सी क्लास इंटरवल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पूछा है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है रनिंग टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ये हर क्लास इंटरवल के क्यूमुलेटिव सम को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। जो पहला ऑप्शन है प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल फ्रिक्वेंसी, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, देन क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी सिर्फ इंडिविजुअल क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है, और नन ऑफ द अबव मतलब कि ये तो पता ही है कि इसमें से करेक्ट तो एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी।
Now question number 5, dash is a graphy in which line segments कनेक्टिंग द डॉट्स डिपिक्ट्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा ग्राफ होता है जिसमें लाइन सेगमेंट जो डॉट्स को कनेक्ट करते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। ऑप्शन ए हिस्टोग्राम, ऑप्शन बी ओगाइव, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ऑप्शन डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ऐसा ग्राफ है जिसमें लाइन सेगमेंट्स कनेक्टिंग द डॉट्स यूज किए जाते हैं जो डिपिक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम बार जो है वो यूज करता है फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए। ओगाई जो होते हैं वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिपेक्ट करते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी क्यूमुलेटिव डेटा को शो करता है। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया, उसके लिए क्या यूज होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। Now moving on to question number 6, that is measures of central tendency have greater effect of extreme values is option A median, option B mode, option C arithmetic mean and option D all of the above। तो ये क्वेश्चन मैंने कल जो हमारा फर्स्ट सेशन लिया था वहां पर भी आ चुका है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर आपको याद होगा आप गैस कर सकते हो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से वो कौन सा आता है। तो वो होता है अरिथमेटिक मीन, यानी बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है ना, क्योंकि ये क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उसका सम टोटल करके इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो ये जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है अरिथमेटिक में। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है मीडियन और सबसे लेस अफेक्ट जो होता है वो होता है मोड। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ question number 7, when the correlation coefficient is 0.5 then it is termed as option A high negative correlation, option B low negative correlation, option C no correlation and option D low positive correlation। सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझा देती हूँ, उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा ये -1 हुआ, ये 0, देन ये 1। और जब भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है इसकी वैल्यू जो होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में ही होती है, आपको पता होगा। अगर आपने इसका पूरा अच्छी तरह से समझा होगा, इसका टेबल आता है जब भी आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी होगी, अगर अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अदरवाइज कुछ नहीं कह सकते। अगर जो है यहाँ अगर हम नेगेटिव की बात करें तो अगर जो है कोई भी वैल्यू -1 के पास में, सपोज वी कैन से कि -9 0.98 वैल्यू हो, ठीक है, ये आई, और दूसरी साइड अगर वैल्यू आई है -0.05, ठीक है, ये वैल्यू आई, तो इसको आप हाई नेगेटिव कोरिलेशन कहोगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा 1 के करीब। तो इसको आप क्या कहोगे, हाई नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर ये जो है -0.05 है क्योंकि ये 0 के करीब है तो इसको लो नेगेटिव कोरिलेशन आप कह सकते हो। लेकिन आपको अगर वैल्यू मिल गई 0.5 यानी बीच की वैल्यू इसके, तो इसको आप मॉडरेट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। सेम वे में अगर यहाँ पर भी वैल्यू यहाँ पे जो है इधर 0.98 है और यहाँ पे जो है 0 के करीब 0.06 या 5 जो भी हो ये आई, तो ये है ना, ये लो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और यहाँ पे जो 1 के करीब आई है वैल्यू, ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है ना 0.5 यहाँ पे है, ये वैसे तो मॉडरेट होता है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं, ठीक है, और ये पॉजिटिव ही होगा। सो यहाँ पे जो है एज पर द आंसर की प्रोवाइडेड, यहाँ पे जो आंसर जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ से जो है करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। देखो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ ना, ये कोई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो मोस्ट एंटी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो क्वेश्चन में या ऑप्शन में कुछ गलतियां हो सकती है जो मैं आपको सही करवा के समझाते हुए चलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड है इसके प्रोवाइडेड जो है इसके अकॉर्डिंगली तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा, अदरवाइज होना तो चाहिए था मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट डी रहेगा। और अगर जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 0, तो 0 अगर होता है ना, अगर 0 वैल्यू वहां पे नो कोरिलेशन आएगा, याद रखना, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द फॉलोइंग is not a suitable example of positive correlation। पॉजिटिव कोरिलेशन का कौन सा सुटेबल एग्जांपल नहीं है वो आपको बताना है। देखो जो भी ऑप्शन दिए हैं वो मैं बता देती हूँ। ऑप्शन ए हाइट एंड वेट, ऑप्शन बी फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
ऑप्शन सी सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड ड्राई टेम्परेचर, ऑप्शन डी प्राइस एंड सप्लाई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ना, वो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सी। कैसे? क्योंकि सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स और ड्राई टेम्परेचर जो है ना, इसमें नेगेटिव कोरिलेशन है। जैसे जैसे टेम्परेचर ड्राई या हाई होता है ना, तो वुलन गारमेंट्स की सेल्स कम हो जाती है, जबकि और जितने भी ऑप्शन दिए हैं, हाइट एंड वेट, ठीक है, फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड सप्लाई, तो ये सारे पॉजिटिव कोरिलेशन होते हैं। जितना जितना फैमिली का इनकम बढ़ेगा उतना एक्सपेंडिचर बढ़ता है, हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ता है, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी, वो जो सप्लायर होता है वो ज्यादा ही सप्लाई करेगा। तो वहां पे ये सारी चीजों का जो है पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन ये जो है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नाइन, क्वेश्चन नंबर 9, स्टैटिस्टिकल मेथड डिटरमाइन द एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स इज, ऑप्शन ए कोरिलेशन, ऑप्शन बी फाइव स्क्वायर, ऑप्शन सी लैम्बडा, ऑप्शन डी रिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड है जो वेरिएबल्स के बीच एसोसिएशन यानी किसी भी तरह का जुड़ाव जो है वो डिटरमाइन करता है कि तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, रिग्रेशन। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो वेरिएबल्स के बीच एसोसिएशंस को डिटरमाइन करता है, स्पेसिफिकली एक वेरिएबल में कितने बदलाव होने की वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वो रिग्रेशन शो करता है। कोरिलेशन भी एसोसिएशन बताता है, लेकिन रिग्रेशन ज्यादा डिटेल रिलेशनशिप शो करता है। देखो कोरिलेशन में तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितना कोरिलेटेड है, लेकिन ज्यादा डिटेल जब चाहिए होता है तो रिग्रेशन काम आता है। तो यहाँ पे जो प्रोवाइडेड ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी रिग्रेशन ज्यादा सही रहेगा। अब बात करें काई स्क्वायर की, तो ये कैटेगरियल वेरिएबल्स के बीच एसोसिएशन को टेस्ट करता है। लैम्बडा जो है वो एसोसिएशन को मेजर करता है, लेकिन ज्यादा कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। Now question number 10, in linear regression, y equals to a plus bx plus c, here y is known as, ठीक है, ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन बी आइसोलेट वेरिएबल, ऑप्शन सी डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन डी एरर। तो यहाँ पे जो y है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि जो x होता है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और वो जो है इस पे y डिपेंड करता है, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब याद रखना जो x है वो मैनिपुलेटिव होता है, और जो e है यहाँ पे एरर हो गया। ठीक है, e क्या है यहाँ पे? एरर है। और आइसोलेट वेरिएबल कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। अब आपको मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जैसे कि सपोज जो क्रॉप होती है ना, किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन होना है तो वो किस पे डिपेंड करता है? क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा या बुरा होगा, किस पे आपको पता होना चाहिए, किस पे डिपेंड होता है? ऑब्वियसली रेन पे होता है। ठीक है, तो रेन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हो भी सकती है रेन, नहीं भी हो सकती है, वो मैनिपुलेटिव नेचर की है। और जो क्रॉप है ना वो कंप्लीटली रेन पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? रेन पे। ठीक है, अगर रेन होगी तो क्रॉप अच्छी होगी, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये चीज है आपको याद रखनी है। Then, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। यहाँ पे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए रेंज, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन सी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑप्शन डी मीन डेविएशन। तो इसमें से कौन सा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या। मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिलेटिव और दूसरे होते हैं एब्सोल्यूट। अब बात पहले हम एब्सोल्यूट की कर लेते हैं। जो मेजर्स जो डिस्पर्जन जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जिनको आप ओरिजिनल यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब कि जिस यूनिट में वो थे उसी यूनिट्स में आप उनको एक्सप्रेस करोगे। सपोज अगर डेटा रुपीज में थी तो आप रुपीज में शो करोगे, सेंटीमीटर्स में थी सेंटीमीटर्स में दिखाओगे, केजी में थी तो केजी में शो करोगे। ठीक है, जो भी केजी, रुपीज, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ये सारी चीजों में शो करोगे, यानी जिस यूनिट में था उसी में आप शो करोगे ना, तो उसको आप एब्सोल्यूट मेजर कह सकते हो। और ये जो मेजर्स होते हैं ना उसको आप दो डिस्ट्रीब्यूशन के बीच कितना वेरिएबिलिटी उसको कंपेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकती, याद रखना। दूसरा जो मेजर होता है वो रिलेटिव होता है।
और ऐसे जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं ना, वो परसेंटेज या तो रेशियो फॉर्म में होते हैं ऑफ द एवरेज। इनको रिलेटिव मेजर्स कहते हैं। रिलेटिव मेजर्स को जो है बहुत बार कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन जो है कहा जाता है। तो याद रखना, जितने भी यहाँ पे स्पेसिफिक मेजर्स दिए गए हैं, रेंज, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन, तो ये जिस तरह से दिए होते हैं ना वही तरह में होते हैं। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है, ये दो जो जो मेजर्स किए गए हैं ना, उसके बीच में कितना वेरिएबिलिटी है उसके लिए यूज किया जाता है। और ये परसेंटेज, ये रेशियो फॉर्म में होता है। और इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। नाउ द फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज नॉट, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन भी गलत पूछा गया है। यहाँ पे विद अमंग द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कौन सा रिलेटिव है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा, क्योंकि रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन जो है ना, वो सारे एब्सोल्यूट। जहाँ पे भी कोई भी, चाहे कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ भी हो, वो सारे रिलेटिव ही होते हैं, क्योंकि वो रेशियो टर्म्स में होते हैं, याद रखना। तो यहाँ क्वेश्चन भी गलत दिया है, इसलिए मैं करेक्ट कर दे रही हूँ। रिलेटिव है तो यही है। Now, the function of hypothesis is not option A to validate the research variables, option B to give a definite point of investigation, option C to specify the sources of data, option D to determine the data need. यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइपोथेसिस का कौन सा फंक्शन नहीं है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा कि इसका काम जो है रिसर्च वेरिएबल्स के वैलिडिटी प्रूव करना नहीं होता है। ठीक है। हाइपोथेसिस का जो मेन फंक्शन होता है ना, वो रिसर्च क्वेश्चन को गाइड करना और इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स स्पेसिफाई करना होता है। मतलब कि टू गिव अ स्पेसिफिक, टू गिव अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टू स्पेसिफाई द सोर्सेस ऑफ डेटा, टू डिटरमाइन द डेटा नीड, ये सारी चीजें काम होती हैं हाइपोथेसिस की। लेकिन रिसर्च वेरिएबल्स की वैलिडिटी प्रूव करना ये काम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। Now, the hypothesis average life of a tire is 3000 kilometers is to be tested at the option A left tail, option B right tail, option C two tailed और option D all of the above. तो यहाँ पे hypothesis दिया हुआ है average life of a tire is 3000 kilometers. तो ये जो है कि मतलब ये बताया कि टायर की एवरेज लाइफ कितनी है, 3000 किलोमीटर। तो ये जो है अगर हमें टेस्ट करना है ना, तो ये टू टेल्ड पे टेस्ट होगा। किस पे होगा? टू टेल टेस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एवरेज एग्जैक्टली 3000 किलोमीटर है या नहीं, या फिर ये सिग्निफिकेंटली ज्यादा या कम है। लेफ्ट टेल या राइट टेल सिंगल डायरेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि हमने एवरेज पूछा है इसके लिए। ठीक है। कम ज्यादा होता है ना अगर, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट का यूज किया जाए। Now, the critical value at 1% level of significance a two-tailed test is 1% level of significance जो होता है टू टेल टेस्ट में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन ए 2.58, ऑप्शन बी 1.96, ऑप्शन सी 1.64, ऑप्शन डी 0.99। तो टू टेल टेस्ट में जो है, जो वैल्यू होती है वो होती है 2.58, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। अब 1.96 जो है ना, वो टिपिकली टू टेल टेस्ट में जब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ना, उसके लिए होती है। और जो 1.64 होती है ना, वो लेफ्ट टेल्ड के लिए होती है। किसके लिए होती है? लेफ्ट टेल्ड, वो भी कितना परसेंट? 5%। ठीक है। और जो 0.99 ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है ही। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। The research design aim to search a new topic or gain insight. Option A casual research, option B descriptive research, option C exploratory research, option D experimental research. यानी कि
ऐसी रिसर्च जिसका एम होता है कोई नए टॉपिक के बारे में रिसर्च करना, किसी नई जानकारी को प्राप्त करना, तो वो कौन-सी होती है? तो वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसका मेन एम होता है नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना या उसके बारे में इनसाइट गेन करना, जो पहले से जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कैजुअल रिसर्च जो होती है ना, वो कॉज़ इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो एक्जिस्टिंग फेनोमेनन को डिस्क्राइब करता है, और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ना, वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द डिसएडवांटेज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज, क्वालिटेटिव रिसर्च का डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए लिमिटेड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी सब्जेक्टिविटी एंड बियस, ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन जनरलाइजिंग फाइंडिंग, ऑप्शन डी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। डिसएडवांटेज पूछा है क्वालिटेटिव रिसर्च का, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में फाइंडिंग्स को जनरलाइज करना मुश्किल होता है क्योंकि सैंपल साइज छोटा और नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आएगा जो है लिमिटेड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का हिस्सा है। ठीक है, और जो सब्जेक्टिविटी एंड बियाज की बात कर रहे हैं, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च में हो सकता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है, ये अपोजिट है, क्वालिटेटिव रिसर्च फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज पूछा है किसका? क्वालिटेटिव रिसर्च का, तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी इन जनरलाइजिंग फाइंडिंग्स, ये इसका डिसएडवांटेज है, यही करेक्ट है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। द प्राइमरी कंसर्न ऑफ रिलायबिलिटी इन मेजरमेंट, ऑप्शन ए कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट ओवर टाइम, ऑप्शन बी मेजरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, ऑप्शन सी चेंजिंग मेजरमेंट टूल्स, ऑप्शन डी इग्नोरिंग वेरिएशंस। यानी कि प्राइमरी कंसर्न ऑफ रिलायबिलिटी मेजरमेंट में क्या होता है? सो रिलायबिलिटी का प्राइमरी कंसर्न होता है कि मेजरमेंट कंसिस्टेंट हो ओवर टाइम, यानी कि बार बार सेम रिजल्ट मिलता रहे। ठीक है, सो यहाँ पे जो रिलायबिलिटी का जो है, ये ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट ओवर टाइम। जो बी है यानी कि मेजरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, ये रिलायबिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन सी चेंजिंग मेजरमेंट टूल्स रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है लेकिन प्राइमरी कॉन्सर्न नहीं है। ऑप्शन डी इग्नोरिंग वेरिएशन, ये गलत है क्योंकि वेरिएशन को अकाउंट करना जरूरी है। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। Question number 18, the levels of measurement are, option A nominal, ordinal, interval, option B categorical, nominal, numerical, ordinal, option C descriptive, inferential, numerical, option D biased, unbiased और ordinal। तो यहाँ पे तो आपको अच्छी तरह से पता ही होना चाहिए यहाँ पे कि लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। सो यहाँ पे लेवल ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं ना, वो नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल होते हैं। करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल। कैटेगरल नॉमिनल और ऑर्डिनल के लिए, न्यूमेरिकल इंटरवल और रेशियो के लिए, बट इनकम्प्लीट है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ज्यादा है ही नहीं। और डिस्क्रिप्टिव, इंफरेंशियल और न्यूमेरिकल, ये सारे जो है इनकरेक्ट टर्म्स है। बियास एंड बियास, ये भी सारे गलत है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज, इसमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? सिंपल, ऑप्शन ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सी कन्वीनियंस सैम्पलिंग और डी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो आपको याद होना चाहिए कन्वीनियंस, यानी एज पर कन्वीनियंस। ठीक है, ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। यहाँ पे जो है, जो रिसर्चर है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल ले रहा है, कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी वाला ही है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड और सारे जो भी हैं तीनों मेथड, ये सारे प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स है जिसमें हर एक मेंबर को सिलेक्शन का इक्वल चांस मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, in more dispersed set of data, option A, difference between the mean and the median is greater, option B, value of the mode is greater, option C, standard deviation is greater, option D, range is similar। यानी कि जहां पे डेटा बहुत ज्यादा डिस्पर्स है, वहां पे क्या होता है? तो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा के डिस्पर्जन को मेजर करता है जब ज्यादा डिस्पर्स होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे जो है डिपेंड करता है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे,
यहाँ पे डिस्पर्शन के साथ कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता। देन वैल्यू ऑफ द मोड इज ग्रेटर, तो यहाँ पे जो है भले ही मोड की वैल्यू ज्यादा क्यों नहीं है, तब भी जो है यहाँ पे जो सेम रहती है डिस्पर्शन के साथ। देन रेंज इज, जो रेंज है ना ये भी ज्यादा डिस्पर्स डेटा में बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये भी क्लियर हो सकता है इसके साथ, लेकिन यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू आंसर की जो दी गई थी उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। Question number 21. In order to pursue a research, which of the following should come first in sequence? यानी कि जब भी रिसर्च हम स्टार्ट करते हैं तो जो रिसर्च प्रोसेस होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले क्या करना होता है? डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस, डिसाइडिंग द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो रिसर्च प्रोसेस इसके बारे में मैंने पोर्टल पे डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से रिसर्च प्रोसेस देख सकते हो। तो आपको अगर डिटेल डिस्कशन चाहिए, मैंने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं और कर भी रही हूँ, धीरे धीरे वो सारे पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे। तो आप हमारा जो है अलियो बेट जो कोर्स है वो ऐप डाउनलोड करके वहां से परचेस कर सकते हैं। वहां से आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो आंसर जो करेक्ट रहेगा ना वो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। सबसे पहले जो रिसर्च प्रोसेस होती है ना, रिसर्च शुरू करने के लिए सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है, क्योंकि रिसर्च को डायरेक्शन जो चीज देती है वो रिसर्च क्वेश्चन ही देता है। उसके बाद आगे की चीजें जो होती हैं लाइक हाइपोथेसिस डेवलप होते हैं, देन रिसर्च डिजाइन डिसाइड होती है, और उसके बाद जो है डेटा कलेक्शन प्रोसेस डिसाइड होता है। तो ये सारी चीजें बाद में होती हैं, सबसे पहले तो रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। Question number 22. Research questions and hypotheses may have roots in option A research design, option B type of research, option C review of literature, option D scope of study. यानी कि अ, ये सारी चीजें कहाँ पे कौन से स्टेप में होती हैं, यहाँ पे जो हमने देखा है रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, तो किससे लेना देना है, मतलब किससे रिलेटेड है। तो ये होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। ऑप्शन सी, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस को डेवलप करने में रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे एग्जिस्टिंग नॉलेज और गैप्स पता चलते हैं। जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं ना, तो पता चलता है पहले कौन सी रिसर्च हुई है और कौन सी नहीं हुई है, तो गैप पता चल जाता है। तो उसकी बेसिस पे ही रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हेल्प कौन करता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिसर्च डिजाइन जो है ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, टाइप ऑफ रिसर्च डिसाइड करता है अप्रोच, और स्कोप ऑफ स्टडीज डिफाइन करता है बाउंड्रीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। नाउ रिसर्च गैप कंसिस्ट ऑफ, रिसर्च गैप में क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजों से होता है, इसके अंदर क्या होता है। तो ऑप्शन ए मेथोडोलॉजिकल गैप, ऑप्शन बी स्कोप कवरेज इन अर्लियर रिसर्च, ऑप्शन सी डेप्थ ऑफ अर्लियर रिसर्च और रिव्यू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। सो यहाँ पे रिसर्च गैप में क्या होता है? तो रिसर्च गैप में जो चीजें होती हैं वो होता है मेथोडोलॉजिकल गैप्स होते हैं, देन स्कोप और कवरेज गैप्स, यहाँ पे गैप्स आएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, और डेप्थ ऑफ अर्लियर रिसर्च रिव्यू ये भी गैप्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी है कि रिसर्च गैप में क्या होगा कि कोई चीज मेथोडोलॉजी की गैप भी हो सकती है, देन कौन कौन सी अर्लियर रिसर्च में कौन सी चीजें कवरेज नहीं हुई उसका गैप भी हो सकता है, और अर्लियर रिसर्च रिव्यू का डेप्थ गैप भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट होगा। Now question number 24. Dash is called the test of association. Option A F test, B T test, option C ANOVA, option D chi-square. तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ एसोसिएशन कौन सा होता है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट होगा, chi-square। chi-square जो है टेस्ट को एसोसिएशन टेस्ट के रूप में जाना जाता है, स्पेसिफिकली कैटेगरियल वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए। जो एफ टेस्ट है ना वो वेरिएंस कंपैरिजन के लिए होता है, टी टेस्ट जो होता है वो मीन कंपैरिजन के लिए होता है, और जो अनोवा है वो मल्टीपल ग्रुप के मीन्स कंपेयर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे एसोसिएशन के लिए जो टेस्ट होता है ना वो chi स्क्वायर होता है। Now question number 25. Degree of freedom in research parlance means option A number of independent constraints imposed, option B observed frequency, option C deviation from mean, option D value। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन रिसर्च पैरेलल्स मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट इम्पोज्ड, ठीक है।
ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में यूज होता है, जैसे टी टेस्ट और कार स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट इम्पोज आएगा। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डेटा पॉइंट्स होते हैं। डेविएशन फ्रॉम मीन यानी कि इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स का डिफरेंस मीन से कितना है, यानी कि जो एक्स आई है उसका मीन से कितना डिफरेंस है, वो डेविएशन फ्रॉम मीन हुआ। ठीक है, ये इंडिविजुअल ये जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी कि इंडिविजुअल जो सपोज XI1 XI2 यानी कि जो इंडिविजुअल जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो ना, जो वेरिएंस है वो डेटा स्प्रेड को मेजर करता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका जो इन रिसर्च पैनल्स, इसका मतलब ऑप्शन ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स इम्पोज, ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा सेशन हम ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वहाँ पे अगेन हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करना है एंड आपको पीएचडी एंट्रेंस क्रैक करनी है, तो उसके लिए हमारे कोर्स को आपको परचेस करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाके आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। वहां से आपको बहुत ही वैल्यूबल मटेरियल मिल जाएगा।